हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी है उसके सभी चैप्टर्स को करेंगे, जिसमें जो चैप्टर है वो पहला है पादप में पोषण। और इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें उस सभी चैप्टर्स को हम करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही हम कक्षा 8, 9 और 10 इन सभी जो साइंस की एनसीईआरटी हैं जिसके अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन नोट्सों को हम पढ़ेंगे। आप किताब भी सामने रख लोगे तो भी आपको लगेगा कि शायद इन नोट्सों से बाहर किताब में कुछ नहीं है। तो देखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं कि मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है, भोजन बनाते हैं। देखिएगा, जो पादप होते हैं वो किससे भोजन बनाते हैं? H2O, CO2 और खनिज लवण, इन तीनों से वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये पादपों के कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं पादप। स्वपोषी की बात की जाए तो जो खुद भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, जैसे पादप। और विषमपोषी जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को यूज़ करते हैं उनको विषमपोषी कहा जाता है। अगर बात की जाए तो आगे जो पादप होते हैं उनको खाद्य फैक्ट्रियाँ भी कहा जाता है। और खाद्य फैक्ट्रियाँ, जब पादप की बात की जाए तो पादप में भी पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। जल एवं खनिज की बात करें तो जल एवं खनिजों का जो अवशोषण है वो जड़ के द्वारा किया जाता है, तथा इनको भेजा किसके द्वारा जाता है? ये पत्तियों के द्वारा भेजा जाता है। और पत्तियों तक किसके द्वारा भेजा जाता है? तो वो तना के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें कि बहुत सारी वाहिकाएँ उपस्थित होती हैं। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा CO2 प्रवेश करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु किस प्रकार से प्रवेश करती है वृक्ष में? तो याद रखिएगा, वो रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। तो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। तो याद रखिएगा, जो रंध्र होते हैं उनका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा, कब वो खुलेंगी और कब वो बंद होंगी। पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसके के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो सूर्य प्रकाश होना चाहिए, H2O होना चाहिए और CO2। ये तीन चीज़ हैं जो कि एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बात की जाए तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। आगे देखिएगा कि अतः सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चरम स्रोत तो है इस विश्व में, वो एक सूर्य ही है जो ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर CO2 और H2O की बात की जाए तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल ये दोनों ही मिलकर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का निर्माण करते हैं और साथ ही O2 का भी निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा, ये O2 है वो हमेशा सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब पत्तियों में अतिरिक्त हरे तने तथा हरी शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। आपने देखा होगा, जो कैक्टस होता है रेगिस्तान में पाया जाता है, उसका जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। मरुस्थल में जलक्षय रोकने हेतु पत्ते हैं वो शुक्लों यानी कांटों में चेंज हो जाती हैं, तने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, बट वो हरे का प्रच्छादन यानी ढक लेती हैं। ऐसा नहीं है कि हरी पत्तियों के में ही वर्णक हो, लेकिन अन्य जो बिना हरी भी होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इतना होता है कि उनका प्रच्छादन कर लिया जाता है यानी उनको ढक दिया जाता है। अगर काय की बात की जाए, जिसको शैवाल कहते हैं, वो अपना भोजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। और इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो प्रोटीन होती है उसमें ये तो चीज़ें तीन होती हैं, उसके साथ नाइट्रोजन भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। अगर परजीवी की बात की जाए तो परजीवी क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो परजीवी के रूप में अमरबेल एक परजीवी जिसको कुस्कुटा कहते हैं, जिसको विषमपोषी भी कहा जाता है। क्लोरोफिल नहीं है, देखिएगा किसमें नहीं है, तो जिसमें भी प्राप्त होता है, जिससे भी वो प्राप्त होते हैं, यानी जिसको कहते हैं परपोषी। यानी जैसे मान लीजिए जो अमरबेल है, वो अमरबेल जिस वृक्ष पे छाई हुई है उसको कहते हैं परपोषी, यानी होस्ट होता है वो उसका, ठीक है। और परजीवी वो होता है जो कि उसमें से जो उपयोगी पदार्थ हैं उनका चूषण करता है या पोषण पदार्थों का चूषण करता है, ठीक है। शरीर के परजीवी की बात की जाए तो मच्छर, खटमल, जू,
और जोंक, ये सभी क्या हैं, ये सभी शरीर के परजीवी हैं। बात की जाए कीट बच्ची पादप की, तो पत्तियों का रूपांतर घटे यानी घड़े के रूप में कर लेते हैं जो पिच्चड़ पादप होते हैं, और पत्तियों का शीर्ष भाग ढक्कन का कार्य करता है, याद रखिएगा। इसमें ये इसलिए करते हैं जिससे कि इनको N2 या नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाए। उदाहरण के लिए जो बीनस फ्लाई ट्रैप पौधा है, साथ ही नेपेंथिस है, सीड्स कीट बच्ची पादप हैं, यानी ये तीनों के तीनों कैसे हैं, कीट बच्ची पादप हैं जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। मृतजीवी की बात की जाए तो जो मृतजीवी पादप होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए छत्रक जिसको मशरूम कहते हैं, और फंजाई यानी शैवाल, इन दोनों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सड़े जले पदार्थ पर पाचक रस स्राव कर ये विलेन के रूप में भोजन प्राप्त करते थे। अचार चमड़ा पर होते हैं, जहाँ पे नमी और उष्णता हो वहाँ पे ये होते हैं, जैसे आपने चमड़ा के जूतों में देखा होगा। कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं, हमेशा इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हमेशा ही उपस्थित रहते हैं ये। साथ ही अगर बात की जाए तो उपयोगी कवक कौन कौन से हैं, तो यीस्ट, छत्रक, ये इन सभी का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, तो ये कैसी हैं, ये उपयोगी हैं। सहजीवी की बात की जाए तो सहजीवी सहसंबंध है वो लाइकेन में पाया जाता है, जिसमें शैवाल और कवक के रूप में इनमें जो सहजीवी संबंध पाया जाता है। शैवाल क्या करता है, ये खाद्य पदार्थ देता है कवक को, और कवक क्या करता है, कवक उसको शैवाल को रहने के लिए आवास, खनिज और जल देता है। यानी इस प्रकार से दोनों ही जब एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो उसको सहजीवी संबंध कहा जाता है, जो कि लाइकेन में पाया जाता है शैवाल और कवक के बीच में, जिसमें कौन क्या देता है, तो शैवाल देता है खाद्य पदार्थ, और जो कवक होता है वो रहने के लिए आवास प्रदान करता है। सामने ये और बात की जाए तो N2 को जो पादप होता है वो विलेन के रूप में ग्रहण करते हैं, और देखिएगा ये चेंज किसके द्वारा होते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा चेंज होते हैं, जो कि क्या देते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं। ये पाया जाता है किसमें पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु चने, मटर, मूंग, सेब की जड़ों में उपस्थित होता है। जो फलीदार पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनमें ये चीज़ उपस्थित होती है। और याद रखिएगा इस प्रकार से इन पेड़ों में और राइजोबियम जीवाणु के बीच में सहजीव संबंधी पाया जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। साथ ही जो जड़ें होती हैं वो खाद्य और आवास उत्पन्न करवाती हैं। आगे अगर बात की जाए तो कीट बच्ची पादप आंशिक विषमपोषी होते हैं। अगर क्वेश्चन की बात की जाए, जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे थे, उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चनों को उठाया गया है। तो पीत यानी दुर्बल तने वाला पादप अमरवेल है, याद रखिएगा। एक पादप जो स्वपेशी और परपोषी होता है वो होता है घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप ही ऐसे होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और परपोषी यानी नाइट्रोजन के लिए वो दूसरों पर यानी कीटों पर भी डिपेंड रहते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो अब करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण में क्या है चैप्टर में देखते हैं, देखिएगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, विखंडन। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि विखंडन क्या होता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रक्रम को कहते हैं पाचन। जो भोजन जाता है हमारा वो होता है जटिल पदार्थों में, जब उसको हम तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं विखंडन, और इसी प्रक्रिया को हम कहा जाता है, हमारे द्वारा कहा जाता है पाचन। पौधों का जो मकरंद चूसते हैं वो मधुमक्खी और मरमर पक्षी होते हैं, जिसको हम हैमिंग बर्ड भी कहते हैं। स्टार फिश की बात की जाए तो स्टार फिश है वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है, जो स्टार फिश होती है। ठीक है, आमाशय बाहर निकालती है। याद रखिएगा कि वो जो भोजन करती है तो अपने आमाशय को बाहर निकाल लेती है। अब चलते हैं दांत किस प्रकार के दांत होते हैं हमारे। तो जो दांतों का फार्मूला होता है वो होता है 2123 में बात की जाए तो पहले जो 2 होते हैं, देखिएगा मैं मल्टीपल करूँगा इसका 2 से, उसका मतलब हो गया ये जो 2 दांत हैं वो 4 दांत हो जाएंगे। ठीक है, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। तो ये जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं चीरने के लिए। ठीक है,
ये जो एक दांत होता है वो होता है काटने के लिए, ठीक है। ये जो दांत होते हैं वो होते हैं, तो ये दांत भी जो दो होते हैं वो होते हैं काटने के लिए। ये जो लास्ट के 3 होते हैं वो होते हैं चबाने के लिए। तो इनको कहते हैं, जैसे 2123 होता है, इसमें जो पहले जो दांत होते हैं उनको कहते हैं कृदनक, ठीक है हिंदी में। ये जो दांत होता है जो दूसरे नंबर पे आता है उसको कहते हैं रदनक, ठीक है। ये जो तीसरे नंबर पे आता है उसको कहते हैं अग्र चवर्णक, और जो चौथे नंबर पे आता है उसको कहते हैं चवर्णक। अगर इसमें अपन 2 का गुणा कर देंगे तो ये जो दांत आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4, 2, 4, 6, ठीक है। इस प्रकार से ये दांतों का फॉर्मूला होता है। इनका दोगुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, लार जो चावल होते हैं यानी मंड होता है को शर्करा में चेंज करती है। जो लार होती है वो क्या करती है, मंड को शर्करा में चेंज करती है। अगर भोजन नली की बात की जाए, जिसको ग्रसिका कहते हैं, से जो भोजन है वो आमाशय में जाता है। किस विधि के द्वारा, क्रमांचन गति के द्वारा है जो भोजन है हमारा वो आमाशय में जाता है। बात अगर आमाशय की जाए तो ये चपटा होता है और यू आकृति का होता है। इसमें जो कौन कौन से अम्ल है वो स्रावित होते हैं देखिएगा, तो HCl इसमें स्रावित होता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, जीवाणुनाशक में और भोजन को अम्लीय बनाने में। इन 2 चीज़ों में यूज़ होता है आमाशय में HCl का, ठीक है। अगर पाचक रस की बात की जाए जो कि आमाशय से निकलता है, जिसको जठर रस कहते हैं, इसका यूज है वो प्रोटीन के पाचन में किया जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों का यूज किया जाता है आमाशय से निकलने वाले रस का। अब देखिएगा, अब देखते हैं क्षुद्रांत को। तो क्षुद्रांत की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो 7.5 मीटर होती है और यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। जी जो क्षुद्रांत होती है वो यकृत और अग्नाशय दोनों से ही स्राव प्राप्त करती है। अब देखिएगा लीवर को, लीवर यानी यकृत है वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको पता होगा। पित्तरस स्रावित होता है इससे, और इसका जो स्टोर है वो पित्ताशय में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा लीवर यानी यकृत, और स्टोर कहाँ होता है यानी जमा कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। और इसका कार्य क्या होता है, वसा का पाचन करना। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वसा होती है उसका पाचन किया जाता है पित्तरस के द्वारा यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय में देखिएगा इसका जो स्राव है वो प्राप्त करता है अग्नाशयी रस, ठीक है। अग्नाशयी रस प्राप्त करता है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है ग्लूकोज में और प्रोटीन को चेंज कर देता है अमीनो अम्ल में। कौन सा रस, अग्नाशयी रस, जो कि अग्नाशय से निकलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वसा की अगर बात की जाए तो वसा चेंज करती है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, ठीक है। इन दोनों में चेंज हो जाती है वसा। अगर बात की जाए तो भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, जिसको कहते हैं हम अवशोषण। याद रखिएगा इसको अवशोषण कहा जाता है। जहाँ अंगुली के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहा जाता है इन सभी को। अगर दीर्घरोम की बात की जाए तो पचे भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ाते हैं। जो दीर्घरोम होते हैं वो अवशोषण भोजन का यूज जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है और इसको कहते हैं हम स्वांगीकरण। ग्लूकोज का यूज है वो O2 के साथ कर CO2 व शुद्ध H2O तथा ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। याद रखिए ग्लूकोज का यूज क्या होता है, ग्लूकोज होती है वो O2 के यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और H2O में चेंज हो जाती है और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है शारीरिक रूप से। अब देखते हैं बृहदांत्र। बृहदांत्र की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर और इसका जो कार्य की बात की जाए तो कार्य होता है कि जल एवं लवणों का अवशोषण करना। ये हमारी बृहदांत्र का कार्य होता है। साथ ही अगर कोई हमने दवाई ली है तो उस दवाई का भी अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, बृहदांत्र के द्वारा किया जाता है। साथ ही पशुओं में भोजन आमाशय में संग्रहित होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं, यानी प्रथम आमाशय कहते हैं। जिस आमाशय के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। बाद में जुगाली करके इस भोजन को पचाते हैं। बात की जाए तो घास में सेल्यूलोज होता है जिसे मानव नहीं पचा सकते, क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि रूमिनेंट में क्षुद्रांत्र बृहदांत्र के बीच में अंधनाल, याद रखिएगा अंधनाल उपस्थित होती है जिसको सेल्यूलोज पचाने वाले
जीवाणु उपस्थित होते हैं जो मानव में नहीं होते हैं। याद रखिएगा, अंतनाल की कमी पाई जाती है मानव में, और पशुओं में ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके कारण वो सेलुलोज को पचा सकते हैं और मानव नहीं पचा सकता। बात अगर करें अमीबा की, तो अमीबा अपने भोजन को कैसे पचाता है, तो सबसे पहले यह किसमें प्रेजेंट होता है, जलाशयों में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय होता है और यह निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा जीव है जो अपनी निरंतर आकृति बदलता रहता है, तो वो है अमीबा। पादाब अगर बात की जाए तो कृत्रिम पाँव होते हैं इसके, जो गति एवं भोजन पकड़ने में यूज होते हैं। याद रखिएगा, इसके द्वारा रसदानी में फंसा लिया जाता है भोजन को, और उसके बाद क्या होता है कि पाचक रस स्राव कर उसको पचा लिया जाता है। यानी जो उसके जो कृत्रिम पादाब होते हैं उसके द्वारा खाद्य रसदानियों में फंसा लिया जाता है भोजन को, और बाद में पाचन रस के द्वारा उसका पाचन किया जाता है। बात की जाए तो प्रोटीन का पाचन है वो स्टार्च आमाशय में होता है। पाचन पूर्ण होता है, याद रखिएगा, क्षुद्रांत में। यकृत में वसा का पाचन होता है किसके द्वारा, पित्तरस के द्वारा। और बात की जाए तो मानव पोषण के चरण देखिएगा किस प्रकार से चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, यानी भोजन अंदर जाता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, और उसके बाद उसका निष्कासन होता है। तो ये क्रम है, ठीक है, भोजन के पाचन का। बात की जाए कि कौन सा भाग कहाँ बचता है, तो देखिएगा मंड है, उसका पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। जल अवशोषण है वो बृहदात्र के अंतर्गत होता है, और पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर सेकंड था वो समाप्त हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसका नाम है रेशों से वस्त्र तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जांतव रेशे कौन से होते हैं। तो जो जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं उनको हम जांतव रेशे कहते हैं, और रेशम के फाइबर यानी कोकून से प्राप्त होते हैं जिसको हम सेल्वी कल्चर कहते हैं, ठीक है। वायु ऊष्मा की चालक होते हैं, याद रखिएगा, जो वायु है वो ऊष्मा की चालक होती है। तंतु रूपी बाल से कार्तन यानी ऊन प्राप्त की जाती है, जो कि भेड़ से प्राप्त की जाती है। किस रूप में, तंतु रूपी बाल से। बात की जाए याक की, तो याक की ऊन लद्दाख एवं तिब्बत में सबसे ज़्यादा फेमस है। अंगोरा ऊन क्या होती है, देखिए, अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है उसको अंगोरा ऊन कहते हैं। पश्मीदा शाल है, कश्मीर बकरी की मुलायम बालों से जो शॉल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पश्मीदा शॉल है। दक्षिणी अमेरिका के लामा एवं एल्पेको से भी ऊन प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, लामा और एल्पेको दोनों से ही ऊन प्राप्त होती है। भेड़ है वो शाकाहारी होती है, और भेड़ नस्ल कौन कौन सी होती है, तो लोही और नाली, ये दोनों हैं जो कि भेड़ की नस्ल हैं। ऊन की छटाई में एंथ्रेक्स जीवाणु एवं सॉर्टर्स रोग हो जाता है। जो ऊन की छटाई करते हैं लोग, उनको एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा सॉर्टर्स रोग हो जाता है। चिकनाई, धूल, गर्थ, इस सब को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अभिमार्जन कहते हैं। जो ऊन होती है उससे इस चीज़ को अलग किया जाता है तो उसको अभिमार्जन कहते हैं। और रेशम है वो प्रोटीन से बनती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। अंडा है, देखिएगा, अंडा लार्वा में चेंज होता है। लार्वा है वो कैटरपिलर या फिर इल्ली या फिर कीट में चेंज होता है, तो ये क्रम होता है। उसके बाद अभिमार्जन की बात की जाए तो काटी गई ऊन की सफाई को अभिमार्जन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। कोकून क्या है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है कोकून, ठीक है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है कोकून। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था छोटा ही था, तो वो हमारा पूरा होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है ऊष्मा। किसी वस्तु की उष्णता की माप ही क्या है, ताप है। आपको किसी वस्तु के बारे में ये पता करना है कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो वो क्या होता है, उसका माप ताप होता है, ठीक है। इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, तापमापी के द्वारा, यानी थर्मामीटर के द्वारा माप किया जाता है। और इसके बारे में भी अगर देखें तो इसमें पारा भरा होता है तापमापी में, जो कि सेल्सियस में मापता है स्केल में, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 से लेकर 42, जो कि आपको पता होगा ये डॉक्टर पे जो थर्मामीटर होता है वो यही होता है, ठीक है। अगर फॉर्नोहाइट की बात की जाए तो ये 94 से 108 के बीच में पाया जाता है फॉर्नोहाइट रूप में। बात करें तो शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है।
प्रयोगशाला तापमापी की रेंज की बात की जाए तो 100 से 110 के बीच में पाई जाती है प्रयोगशाला तापमापी। साथ ही मौसम हेतु सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली है वो अधिकतम न्यूनतम तापमापी। थर्मामीटर में विभंग यानी किंक जो पारे के तल को अपने आप नीचे जाने से रोकता है उसको किंक कहते हैं, याद रखिए, यानी विभंग उसको कहा जाता है थर्मामीटर का। नेक्स्ट बात की है तो ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। अगर दोनों का तापमान समान है तो ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा। यानी मान लिए ये दो पात्र हैं, इसका भी 7 सेंटीग्रेड ताप है, इसका भी 7 सेंटीग्रेड ताप है, तो ऊष्मा किसी और प्रवाहित नहीं जाएगी, प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर ये 17 हो जाता है, ये 7 है, तो यानी ऊष्मा इसकी ओर प्रवाहित होगी। तो कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रभाव अधिक से कम की ओर होता है। बात करें अगर ठोसों की, तो ठोसों में ऊष्मा का हस्तांतरण चालन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द्रवों में ऊष्मा का जो संवहन विधि के द्वारा होता है, याद रखिएगा, द्रवों में ताप का या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण, और इसको क्या कहते हैं, इसमें पदार्थ स्थानांतरण होते हैं संवहन में, याद रखिएगा, चालन में नहीं होते और विकर्ण में भी नहीं होते हैं। और माध्यम आवश्यक नहीं होता है, तो विकर्ण एक ऐसा रूप है ऊष्मा संचरण का जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी के द्वारा ही सूर्य से जो गर्मी आती है उसके द्वारा पृथ्वी ठंडी होती है, गर्म होती है, विकर्ण विधि के द्वारा। बात अगर करें तो प्लास्टिक और लकड़ी होती है वो ऊष्मा रोधी होती है, यानी ऊष्मा का इसमें प्रभावित नहीं होती है। बात करें विकर्ण विधि द्वारा, देखिएगा क्या क्या होता है। तो सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो विकर्ण विधि के द्वारा आती है। हीटर से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो हमें विकर्ण विधि के द्वारा ही प्राप्त होती है। साथ ही जो हमारे शरीर का जो ऊष्मा त्यागता है वो किसके द्वारा त्यागता है, विकिरण विधि के द्वारा। आगे अगर बात की जाए तो एक मोटे कंबल की अपेक्षा 2 पतले कंबल ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि बीच में वायु होती है जो कि कुचालक होती है ऊष्मा की, तो इसलिए हमें एक मोटे कंबल की जगह पे 2 पतले कंबल ओढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है। थल समीर होती है वो रात में चलती है, ठीक है। लकड़ी चम्मच को आइसक्रीम में डुबाया जाए तो लकड़ी जो ठंडी नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर लकड़ी की चम्मच को हम अगर किसी गिलास में जिसमें आइसक्रीम है उसमें डुबा दें तो वो ठंडी नहीं होगी, क्योंकि लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का ज़्यादा चालक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 वो पूरा होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 है, देखिएगा, अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर नंबर 5 है अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं दही, नींबू, संतरा और सिरका। ये सभी क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये सभी क्या हैं, एसिड हैं, जिसको लैटिन भाषा में एसियर कहा जाता है, याद रखिएगा एसिड को। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा हल्दी, लिटमस, गुड़हल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। और जो लिटमस होता है वो शैवालों से प्राप्त होता है। वहीं अगर बात की जाए कि संश्लेषित सूचक कौन सा होता है, तो फिनोप्थलीन है वो संश्लेषित सूचक होता है। अब यहाँ पे अम्ल दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ से दिए गए हैं कि वो किससे प्राप्त होते हैं, तो ये देखते हैं। अगर बात की जाए तो एसिटिक एसिड की, तो वो सिरका से प्राप्त होता है। साइट्रिक की बात की जाए तो नींबू और संतरा से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल है वो पालक और टमाटर से प्राप्त होता है। एस्कॉर्बिक एसिड है वो आंवला और सिट्रिक से प्राप्त होता है। टार्टरिक है वो इमली के अंदर कच्चे आम दोनों में ही पाया जाता है। साथ ही लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो क्षार की, ये क्षार है और ये वो किस में पाया जाता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में पाया जाता है। साथ ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो खिड़की की कांच को साफ करने वाले मार्जन है उसमें पाया जाता है। साथ ही अगर सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो साबुन में पाया जाता है। साथ ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कौन सा क्षारक है वो किस में पाया जाता है। देखिएगा, इसके सूत्र भी दिए गए हैं। ये CaOH है, ये NH4OH है, ये KOH है, ठीक है, या फिर NaOH कर सकते हैं इसको। ये MgOH2 का OH का होल्टवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक मैंने अभी आपको बताया था, लिटमस आता है। लिटमस की बात की जाए तो ये लाइकेन यानी
यानी ये जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। साथ ही अगर इसकी बात की जाए तो अगर आसुत जल में रंग की बात की जाए तो जो लिटमस होता है वो आसुत जल यानी शुद्ध जल होता है, उसमें कैसा रंग देता है, मौव यानी नील स्वर्ण, मौव यानी जो नील स्वर्ण कलर होता है उसको देता है। जो एनसीईआरटी में जैसी बात लिख रही है मैंने वो चीज़ लिखी है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर एसिड की बात की जाए तो एसिड में ये रेड रंग देता है, और अगर क्षार की बात की जाए तो क्षार को यह नीला कर देता है। यानी अगर कोई क्षार है उसमें अगर इसको डुबाया जाए तो नीला रंग हो जाएगा इसका, और अगर अम्ल में डुबाया जाए तो इसका जो कलर है वो लाल हो जाएगा। साथ ही अगर शुद्ध जल में डुबाया जाए इसका तो इसका कलर मौव यानी नील स्वर्ण जैसा कलर इसका हो जाएगा। सामने अगर बात की जाए तो सामान्यतः लाल एवं नीले लिटमस पत्र रूप में मौजूद है। याद रखिएगा जो साधारणतः बात की है तो ये लाल और नीले के रूप में मौजूद होता है। लिटमस प्रभावित नहीं होता है, देखिएगा उदासीन विलयन से ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। हल्दी और क्षार अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और गुड़हल के जो पुष्प का सूचक है याद रखिएगा, अम्ल को गहरा गुलाबी यानी मेंजेटा और क्षार को हरा, ये इस प्रकार का सूचक होता है। गुड़हल होता है वो अगर आप अम्ल में डुबा दोगे तो गहरा गुलाबी यानी मेंजेटा कलर का हो जाएगा, और क्षार में डुबा दोगे तो इसका कलर हरा हो जाएगा, ठीक है। बात की जाए तो लिटमस ठोस में परिणाम नहीं देता। अगर आप लिटमस को किसी ठोस अम्ल में या फिर क्षार में डुबाओगे तो किसी प्रकार से कोई भी परिणाम नहीं देगा। अगर क्षार के साथ आप फेनोप्थलीन को मिला देंगे तो उसका कलर है वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। उदासीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है एक साथ तो हमको लवण प्राप्त होता है, और साथ ही जल और उसके साथ ही ऊष्मा भी प्राप्त होती है, और ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया होती है, ठीक है। एसिड रन की बात की जाए तो वातावरण में जो CO2, SO2 और N2O होती है वो किस में चेंज हो जाती है, H2CO3, H2SO4 और HNO3। जब ये सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर आते हैं तो उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। पेट की अम्लता देखिए किससे दूर की जाती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। चींटी का डंक है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका उपचार है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 या फिर कैलामाइन जिसको कहते हैं Fe2O4Zn को मिलाकर अगर आप लगा देंगे तो जिंक कार्बोनेट मौजूद होगा इसमें, जो कि उसके प्रभाव को कम कर देगा, चींटी के डंक के प्रभाव को। अत्यधिक उर्वरक यूज़ करने से मृदा अम्लीय हो जाती है, याद रखिएगा। इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना दोनों को मिलाया जाता है इसमें, याद रखिएगा, अत्यधिक अम्लीय होने पर। अगर मृदा क्षारीय है तो उपचार जैव पदार्थ होता है, कारखानों के अपशिष्ट में मिलाकर उपचार करते हैं, यानी उदासीन उसको करते हैं। जो कारखानों के अपशिष्ट को मिलाकर उपचार किया जाता है यानी उदासीन किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था वो पूरा होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आकार, आमाप, रंग, अवस्था आदि में चेंज होते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। ये उत्क्रमणीय होता है, याद रखिएगा, यानी चेंजेबल नहीं होता है कि एक बार अगर कोई पदार्थ दूसरे में चेंज हो गया तो वो दोबारा से लौट के उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, यानी चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, याद रखिएगा, इसमें भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। साथ ही अगर रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए तो देखिएगा मैग्नीशियम पीते के जलने पर यानी सफ़ेद प्रकाश और सफ़ेद भस्म प्राप्त होती है। जैसे MgO2 को मिला दें तो MgO, साथ ही अगर MgO प्लस H2O को मिला दें तो MgOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। साथ ही अगर देखिएगा नीला तोता CuSO4 को अगर Fe से अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 यानी हरा रंग प्राप्त होता है, और Cu है वो भूरा निक्षेप प्राप्त होता है। सिरका जो कि एसिड है, और खाने के सोडा को जब मिलाते हैं तो CO2 प्राप्त होता है और एक अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। और जो CO2 होती है वो बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ बुलबुले के रूप में
बाहर आती है, याद रखिएगा, सिरका और खाने की सोडा को मिलाने पर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी जिसे COH का होल्टोआइज है, अगर उसको मिला दें तो CaCO3 प्राप्त होता है, साथ ही जल प्राप्त होता है। और याद रखिएगा कि जब CO2 चूने के पानी में प्रवाहित हुए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जो कि CO2 का मानक परीक्षण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मानक परीक्षण जो CO2 का होता है वो किस प्रकार से ये होता है, तो याद रखिएगा इसको ध्यान से। अब देखते हैं, देखिएगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन तो नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में, जैसे धातु निष्कर्षण, औषधि बनाना, प्लास्टिक एवं अपवार्जन का बनाना, ध्वनि उत्पन्न करना, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन, ओजोन का विघटन, सेब आलू बैगन काटने पर रंग चेंज होना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उदासीकरण, ये सभी क्या हैं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जंग की बात की जाए तो इसमें जब आयरन को और ऑक्सीजन को और साथ ही अगर जल मिल जाता है तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, जिसको हम जंग कहते हैं। इसमें XH2O भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये मेन सूत्र तो यही होता है। नमी अगर अधिक है तो जंग जल्दी लगेगी। अगर इसको रोकना है तो आपको पेंट करना पड़ेगा, ग्रीस करना पड़ेगा, या फिर क्रोमियम की परत या फिर जिंक की परत चढ़ानी पड़ेगी। और जब जिंक और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बात करें अगर समुद्री जल की, तो समुद्री जल में जंग है वो अधिक लगती है, यानी जल्दी लगती है। स्टेनलेस स्टील में देखिएगा कौन कौन से पदार्थ आते हैं, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम, ये सभी हैं वो स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत आते हैं, इसमें जंग नहीं लगती है। बात करें अगर क्रिस्टलीकरण की, तो क्रिस्टलीकरण क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो कि तनु के रूप में प्राप्त है, कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो कॉपर के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, जो कि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे व जंग एक ही पदार्थ हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में था। तो बस ये छोटी सी बात थी जो कि इसमें थी। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो पूरा हो चुका है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। देखिएगा चैप्टर नंबर 7 है मौसम, जलवायु तथा वायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि मौसम रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है वो इसको तैयार करता है। बात करें मौसम की, तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु वेग के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और प्रतिदिन जो तापमान होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। बात करें जलवायु की, तो मौसम की लंबी अवधि को जलवायु कहते हैं। उत्तर पूर्व भारत की जलवायु है वो आर्द्र है और भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। विश्व की बात करें तो विश्व के मानचित्र में ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग के रूप में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को रेड यानी लाल कलर के रूप में दर्शाते हैं। बात अगर हम करें चरम जलवायु परिस्थिति वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र कौन से हैं, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन, ये दोनों ही हैं। साथ ही जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वो गर्म एवं आर्द्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था वो भी पूरा होता है। जो छोटे छोटे नोट्स हैं ये बिल्कुल ये मान लीजिए कि निचोड़ है, ठीक है। तो जो भी उसमें मिला, जो थ्योरी नहीं है, देखिए जो थ्योरी नहीं कभी पूछी जाती है, तो जो निचोड़ है मैंने उसको लेने की कोशिश की है और वो जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनमें सिर्फ इतना ही मिला है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पवन, तूफान, चक्रवात, चैप्टर नंबर 8। देखिएगा इसके बारे में पढ़ते हैं कि वायु दाब डालती है, अतः झंडे, पत्ती, बैनर ये सभी क्या करते हैं, लहराते हैं। जब डिब्बे को ठंडा किया जा रहा हो तो भीतर कुछ वायु में संघनित होकर जल में चेंज हो जाती है, अतः भीतर वायु की कमी हो जाती है। और याद रखिएगा दाब की कमी, लेकिन बाहर दाब अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, डब्बा पिचक जाता है। ये डब्बा पिचकने का रीजन होता है। आगे अगर बात की जाए तो देखिएगा पवन का
वेग बढ़ने पर वायु दाब घटता है, याद रखिएगा, पवन का वेग बढ़ने पर। जैसे गुब्बारे के बीच में फूंक मारने पर उनका पास पास आना, फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उठाना, साथ ही कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में ढालना कठिन है। ठीक है। बात की है तो गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, ठंडी करने पर वह संकुचित होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? हल्की होती है, याद रखिएगा। अधिक स्थान घेरती है, जो गर्म वायु होती है वो अधिक स्थान घेरती है और ऊपर उठती है, अतः संवहनी धारा उत्पन्न होती है। ये कुछ वायु के बारे में विशेषता थी, किस प्रकार से वायु कैसी होती है। बात की जाए 4 नंबर की, तो पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जो पवन धाराएं वो पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है, इसके कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे भूमध्य रेखाएं और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना, वो इसी का कारण है। साथ ही यहाँ पवन की दिशा में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जैसे देखिएगा, ये पवन है वो इधर की ओर चल रही हैं, ये इधर की ओर चल रही हैं, ये इधर की ओर चल रही हैं, ये इधर की ओर चल रही हैं, याद रखिएगा, ये भूमध्य रेखा है। इस प्रकार ये पवनें हैं वो चलती हैं। साथ ही थल और जल का असमान रूप से गर्म होना भी इसी का कारण है। जैसे समुद्र से थल की ओर पवनें होती हैं वो मानसून पवनें कहलाती हैं। चक्रवात क्या होता है? तो अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं और जापान में इसको टाइफून कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था वो पूरा होता है। चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। देखिएगा, चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है मृदा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हैंडलेस है वो आवर्तक लेंस होता है। ठीक है। मृदा की परतें कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर होती है ह्यूमस, उसके बाद जल, उसके बाद मृतिका, उसके बाद बालू और बाद में होती है बजरी। यानी अगर एक गिलास में आप कहीं से मृदा उठा लें और उसको अगर एक गिलास में पानी भर रहा है उसमें अगर डाल दें तो देखिएगा किस प्रकार से परत बनेगी। सबसे ऊपर ह्यूमस होगा, उसके बाद जल, उसके बाद मृतिका, उसके बाद बालू और सबसे नीचे बजरी पाई जाएगी। ये सभी क्या हैं? मृदा की परतें हैं। बात की जाए ह्यूमस की, तो मृदा में सड़े गला जो पदार्थ, जैव पदार्थ होते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। अपक्षय क्या होता है? तो पवन जल वायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने से जो मृदा निर्माण होती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई अर्धकाट है, उसको क्या कहते हैं हम? मृदा परिच्छेदिका। स्तर संस्तर की बात की जा रही है, स्थितियाँ, तो जो ये सभी परतें हैं उनको क्या कहते हैं हम? संस्तर या फिर स्थितियाँ। शीर्ष मृदा यानी ए स्तर या संस्थिति होती है, उसमें ह्यूमस होता है। ठीक है। मृदा सरलता तो होती है, अधिक जल धारण क्षमता होती है इसमें। छोटे जीवों का आश्रय, छोटे पौधों की जड़ें, याद रखिएगा, इसी में पाई जाती हैं। जो मृदा का शीर्ष भाग होता है उसमें, उसकी ये सभी विशेषता हैं कि मृदा का जो शीर्ष भाग होता है सबसे ऊपर क्या क्या पाया जाता है। बात करें अगर मध्य स्तर की यानी बी स्तर की, बी संस्थिति की, तो इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें अधिक घनी होती है, याद ये मृदा होती है वो अधिक घनी रूप में पाई जाती है। साथ ही अगर सी स्तर की बात की जाए तो दरारें और विलयो युक्त सेलों के छोटे डेलों की बनी होती है, याद रखिएगा। इसके नीचे जो सी स्तर होता है, इसके नीचे आधार सेल होती है जो कठोर फावड़े से खोदना कठिन है, याद रखिए, जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है और इसको फावड़े से खोदना कठिन है। जो आधार सेल होती है वो सी स्तर के नीचे पाई जाती है। बात करें अगर मृदा के प्रकार की, तो सेलकण प्लस ह्यूमस, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनती है? मृदा बनती है। बलुई मृदा की बात करें तो इसके बड़े कण होते हैं। मृणमय मृदा की बात करें तो ये बारीक कण वाली होती है, बारीक कण इसमें अधिक पाए जाते हैं और इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है मृणमय मृदा की। बात करें दोमट, तो छोटे व बड़े कण इसमें समान रूप से मौजूद होते हैं, इसको दोमट मृदा कहते हैं। अब देखिएगा, बालू कण बड़े होते हैं, इसके बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है, अतः वायु भरी रहती है। जल निकासी तेज होती है, यानी धारण बहुत कम करती है ये जल को। बालू की बारे में बात हो रही है। अब बात करें मृतिका की, तो देखिएगा, मृतिका एक चिकनी मिट्टी है,
इसके कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः इसके बीच में वायु है वो कम होती है। बात की जाए पादपों के लिए बेस्ट कौन सी है, तो दोमट मृदा है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें सभी मृदा मौजूद होती है दोमट मृदा में। इसका जो साइज है बालू और चिकनी के मध्य में होता है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट होती है। बात करें अंतः श्रवण दर, जो कि ml पर मिनट में होती है, इसका मतलब होता है जल अवशोषण दर कितनी है। इसको निकालने के लिए जल की मात्रा ml में लेते हैं और अंतः श्रवण अवधि मिनट में मापते हैं। इसका जब अनुपात लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी अंतः श्रवण दर। आगे अगर बात की है तो गेहूं व चने हेतु उपयोग मृणमय और दोमट मृदा होती है। धान की बात की है तो इसमें मृत्तिका धान के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। मसूर और दालें इसमें दोमट मृदा सबसे बेस्ट होती है, जल निकासी आसान होती है इसमें। साथ ही अगर कपास की बात की है तो बलुई दोमट मिट्टी होती है जो कि इसके लिए अच्छी होती है। साथ ही जल निकासी आसान होती है, वायु धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है। जल अंतःश्रवण की बात की है तो बलुई मृदा में सर्वाधिक होता है और मृणमय मृदा में सबसे कम पाया जाता है जल अंतःश्रवण। जो मृत्तिका होती है यानी जो चिकनी मिट्टी है उसका यूज देखिएगा बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। जलोढ़ मृदा है उसको नई मृदा को नदियों के साथ आती है, वो जलोढ़ मृदा होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो नदी आती हैं तो उनके साथ जो नई नई मिट्टी आती है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो देखिएगा कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। साथ ही कोशिका में O2 भोजन विखंडन में सहायक है, से ऊर्जा मुक्त होती है। इसको क्या कहते हैं हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बात की जाए वायवीय श्वसन की तो ये देखिएगा इसमें ग्लूकोज है वो O2 के साथ मिलकर CO2 H2O और उसके साथ ऊर्जा देता है। अगर अवायवीय श्वसन की बात की जाए तो ये यीस्ट में होता है, ये एक कोशिकीय जीव है। अवायवीय श्वसन में एल्कोहल बनता है, अतः यीस्ट का यूज शराब और बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए अवायवीय श्वसन की तो ग्लूकोज होता है वो चेंज होता है एल्कोहल में, CO2 में और ऊर्जा में। अगर पेशियों की बात की जाए तो ग्लूकोज होता है जो पेशियों में वो O2 की अनुपस्थिति में, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। जो कि लैक्टिक अम्ल होता है उसके कारण पेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प पड़ जाते हैं और इसका उपचार क्या होता है, अगर मालिश कर दी जाए और गर्म पानी इस पर डाल दिया जाए तो कि इससे क्या होता है, देखिएगा इससे क्या होगा कि जो O2 है उसकी आपूर्ति बढ़ जाएगी, अतः अम्ल है वो CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा और लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाएगा, वहाँ पे क्रैम्प और या फिर ऐंठन पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है पूरी। बात की जाए अंतःश्वसन की तो आप जानते होंगे अंतःश्वसन क्या होता है, सांस को अंदर लेना अंतःश्वसन है। उच्च श्वसन यानी सांस बाहर निकालना। ठीक है, बात की है श्वसन दर की तो श्वसन दर क्या होती है, श्वास पर मिनट को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। बात की जाए तो अतिरिक्त कार्य हेतु अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यक होती है, अतः अंतःश्वसन दर तेज होती है। ज़्यादा कार्य ज़्यादा ग्लूकोज विखंडन, मतलब ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है, इसका मतलब भूखी हमें ज़्यादा लगेगी, ये प्रक्रिया है पूरी। साथ अगर बात की जाए तो फेफड़ा वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। अंतःश्वसन में पसलियाँ ऊपर होती हैं, गति बाहर की ओर होती है, डायफ्राम नीचे की ओर होता है। जो वक्ष है वो गुहा का आयतन बढ़ जाता है और साथ ही वायु है वो फेफड़ों में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है और इसके कारण फेफड़े हैं वो भर जाते हैं। तो ये पूरी है वो अंतःश्वसन की प्रक्रिया थी, ये पूरी वाली अंतःश्वसन की, यानी जब हम वायु अंदर लेते हैं अपने फेफड़ों में तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिएगा कि एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम यानी मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। ठीक है, जो डायफ्राम होता है वो आधार प्रदान करती है वक्ष गुहा को। अगर बात की जाए अंतःश्वसन की तो अंतःश्वसन में हम क्या करते हैं कि 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.04% CO2 लेते हैं। जब ये फेफड़ों में जाती है और फिर जब लौट के आती है तो 16.4% तो उसमें ऑक्सीजन हो जाती है रह जाती है और साथ ही उसमें 4.4% CO2 हो जाती है। ठीक है,
बात करें जंतुओं में श्वसन, तो किस प्रकार से कौन कौन से जंतु किस अंग का यूज़ करते हैं। तो कॉकरोच और कीट होते हैं वो स्वाद प्रणाली द्वारा या फिर वातन द्वारा या फिर श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन करते हैं। वहीं अगर केंचुए की बात की जाए तो वो त्वचा के द्वारा, मेढक है वो त्वचा और फेफड़ों के द्वारा, मछली है वो ग्लोम यानी गिल यानी क्लोम के द्वारा, डाल्फिन यानी व्हेल है वो नासा छिद्रों के द्वारा क्या करती है, श्वसन करती है। पादपों की अगर बात की जाए तो पादपों में रंध्रों के द्वारा, पादप मूलों की बात की जाए तो मृदा में उपस्थित O2 का यूज है वो श्वसन में करते हैं, जो पादपों की मूल होती हैं। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन जीवों की तरह होता है, याद रखिएगा, जो पादप होते हैं उनमें ग्लूकोज का विखंडन जीवों की तरह ही होता है। विश्राम श्वसन दर होती है वो 15 से 18 मिनट 18 पर मिनट होती है, याद रखिएगा श्वसन दर। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जंतुओं एवं पादपों में श्वसन। तो देखिएगा, इसको भी देखते हैं। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, पूरा परिसंचरण तंत्र बनाती हैं हमारा, जिसमें रक्त के कार्य क्या होते हैं देखिएगा। छोटी आंत में पचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, फेफड़ों से O2 को शरीर को कोशिकाओं तक ले जाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये सभी कार्य होते हैं हमारे रक्त के। साथ ही रक्त की परत पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा। रक्त में जो तरल पदार्थ होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में RBC पाई जाती है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है O2 को शरीर के अंगों तक ले जाना। साथ ही हीमोग्लोबिन है उसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। रक्त में WBC पाई जाती हैं जिनका कार्य क्या होता है, रोगों से लड़ना। और रक्त में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं जिसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। अब बात करें रक्त वाहिकाओं की, तो रक्त वाहिकाओं में जो धमनियाँ होती हैं वो O2 समृद्ध होती हैं, ब्लड में तेज बहता है, अतः मोटी होती हैं और इनकी दीवारें वो प्रत्यस्थ पाई जाती हैं। और नब्ज चेक की जाती है वो सिर्फ धमनियों के द्वारा ही नब्ज चेक की जाती है। स्पंदन दर की बात करें तो ये पर मिनट होती है, यानी सामान्य मनुष्य की बात की जाए तो 70 से 80 श्वसन दर पर मिनट होती है, जो कि अगर औसत रूप से 72 उसको मान लिया जाता है। बात करें सिराओं की, तो O2 युक्त रक्त यानी जो CO2 है उसको युक्त रक्त को ये ले जाती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व उपस्थित होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। तो याद रखिएगा, सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं विशेष प्रकार के। धमनी की बात करें तो धमनी से बनेगी केशिकाएं, केशिकाओं से बनेगी सिराएं, याद रखिएगा, इस क्रम में चलती हैं। फुफ्फुसीय धमनी होती है वो CO2 युक्त ब्लड को हृदय में ले लाती है। साथ ही अगर फुफ्फुसी सिरा की बात की जाए तो O2 युक्त ब्लड को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। बात अगर हृदय की जाए तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। हृदय स्पंदन का मापन है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज है वो लीनी के द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। स्पंज और हाइड्रा में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता। भोजन और O2 की आपूर्ति होती है वो जल के द्वारा होती है। जल द्वारा ही इसके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। अमोनिया है वो जल में घुलनशील है, ये चीज़ आपको छोटी सी याद रखनी चाहिए, इम्पोर्टेंट हो सकती है। मूत्र का क्रम क्या होता है, याद रखिए, सबसे पहले वृक्क है उसमें मूत्र बनता है, उसके बाद उसको वो मूत्र वाहिनी में आता है, ठीक है, उसके बाद मूत्राशय में आता है और बाद में वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। अगर बात की जाए कि मूत्र में कौन कौन से पदार्थ कितना पाया जाता है, तो 95% जल होता है, 2.5% यूरिया, बाकी सब अन्य पदार्थ होता है। 24 घंटे में बात की जाए तो हम 1 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करते हैं। पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाता है, याद रखिएगा। और ये घड़े का सिद्धांत जो होता है आपने देखा होगा, घड़े का सिद्धांत अगर पढ़ा हो तो सेम उसी के आधार पर हमारा जो शरीर है वो ठंडा होता है। वृक्क का कार्य न करते हैं तो रक्त का छानना क्या कहलाता है, डायलिसिस। जब आपकी किडनी काम करना बंद कर जाती हैं तो बाहर रक्त को छाना जाता है मशीन के द्वारा, उसको डायलिसिस कहा जाता है। अपशिष्ट उत्सर्जन पदार्थ देखिएगा, कौन कौन से अपशिष्ट उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, तो मछली में अमोनिया होता है जो कि जल में घुलनशील होता है और अपशिष्ट पदार्थ होता है। पक्षी, छिपकली और सर्प इसमें अर्धघन यानी सेमी सॉलिड के रूप में इनका अपशिष्ट होता है जो कि कलर में सफ़ेद होता है। और मानव में अपशिष्ट के रूप में
यूरिया को बाहर निकालता है। बात की जाए जल खनिज का परिवहन, तो जल खनिज के परिवहन किस प्रकार से होता है देखिएगा। पादपों में ये मूल और मूल रोम उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, मृदा के बीच जल के संपर्क में रहते हैं और जल की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो मूल है उनकी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। कौन? मूल रोम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप में जो वाहिकाएं होती हैं ये किससे बनती हैं, तो ये संवहनी ऊतकों से बनती हैं। पादपों में वाहिकाएं जैसे फ्लोएम और जाइलम, ये क्या है? वाहिकाएं हैं। जाइलम की बात की जाए तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का प्रवाह, जबकि फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है पोषण एवं भोजन या फिर पदार्थों का परिवहन। पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियों में वातपोषण में चूषण अभिकर्षण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वह एक खनिज से जड़ों से शीर्ष तक पहुंचाती है। बात करें वातपोषण की, तो वृक्ष को ठंडा करता है वातपोषण। ठीक है। मूल रोम की बात की जाए तो मूल रोम जल का अवशोषण होता है मूल रोमों के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन में बढ़ा सकते हैं प्रकाश में, तेज हवा में। ठीक है। इससे क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। ईसीजी क्या होता है, तो हृदय से रिलेटेड होता है ईसीजी। अगर ईईजी की बात की जाए तो माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है पादपों का जनन। चैप्टर नंबर 12 है। देखिएगा, सबसे हम देखते हैं कि जनन किस में किस प्रकार से होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और डायटम, इन सभी में द्विविखंडन के द्वारा जनन पाया जाता है। उसी प्रकार से पेनिसिलियम में कोनेडिया द्वारा। ठीक है। हाइड्रा यीस्ट में मुकुलन के द्वारा, कवक यानी फंगी में बीजाणु जनन के द्वारा, स्पायरोगायरा यानी शैवाल में विखंडन के द्वारा जनन क्रिया पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, बस आपको यही याद रखना है कि किस में किस प्रकार से जो है कि जनन होता है। ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखनी है। तो हाइड्रा यीस्ट में मुकुलन, कवक में बीजाणु जनन, स्पायरोगायरा में खंडन। ठीक है। पेनिसिलिन में कोनेडिया, युगलिना, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम में द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। जनन की विधियां देखिएगा कि पादपों में कायिक अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा? मूल, तना, पत्ती, शायद। और इसमें जनन जो अंग होते हैं वो होता है पुष्प। तो पादप में जनन अंग होता है पुष्प। जनन के प्रकार दो होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक की बात की जाए तो नया पदार्थ बीजों से प्राप्त होता है लैंगिक जनन में। और बात करें अगर अलैंगिक जनन की, तो बिना बीजों के ही नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें गन्ना, आलू और गुलाब पाया जाता है। अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं तो देखिएगा, इसमें कायिक जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन में आते हैं। अब देखते हैं एक एक से सबको विस्तारित रूप से। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो मूल, तना, पत्ती, कली से नया जब पादप प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जिससे गुलाब चंपा में कलम से नए पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। पदार्थ और नए पदार्थों के प्राप्तियों का सोर्स देखिए, मनी प्लांट है। मनी प्लांट का जो पौधा है वो पौधे से प्राप्त हो सकता है। आलू, अदरक और हल्दी, इसमें जो छद चिन्ह होते हैं यानी जिसको आँख कहते हैं, उसका टुकड़ा अगर आप धरती में रोपित कर दोगे तो उससे एक नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। बायोफ्रम की सिर्फ पत्तियों को अगर आप रोपित कर दोगे धरती में तो फिर नया पदार्थ बन जाएगा। साथ ही शकरकंद और डहेलिया, इनकी जड़ों को अगर आप पृथ्वी पर मिट्टी में दबा दोगे तो एक नया पादप बन जाएगा। कैक्टस की बात की जाए तो कैक्टस में पादप के किसी भी अंग को अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो एक नया पौधा प्राप्त होगा आपको। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या होते हैं तो देखिएगा, एक जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, पुष्प एवं फल जल्दी आते हैं, साथ ही नए पदार्थ होता है वो बिल्कुल कॉपी होता है अपने दूसरे वाले पादप का। मुकुलन की बात की जाए जिसको बडिंग कहते हैं, ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट एक कोशिकीय होता है और ईस्ट का यूज़ है वो बेकरी में किया जाता है। खंडन की बात की जाए तो ये स्पायरोगैरा में पाया जाता है और ये स्पायरोगैरा एक शैवाल है जिसको आप हिंदी में काई भी कहते हैं। बात करें बीजाणु निर्माण की तो बीजाणु निर्माण है वो कवक, मॉस, फर्न में पाया जाता है। और याद रखिएगा ये बीजाणु है वो वायु में तैरते रहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं लैंगिक जनन की ओर। तो लैंगिक जनन में जो पुरुष है उसमें स्त्री केसर यानी जो
पुंकेसर कहते हैं, जिसमें पुतंतु और परागकोश पाए जाते हैं, यानी जो कह सकते हैं पुरुष लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसमें पुतंतु और परागकोश पाए जाते हैं। साथ ही जो स्त्री केसर के भाग होते हैं उसमें बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा कि एक लिंगी कौन कौन से पौधे होते हैं, तो मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरा ये सभी एक लिंगी होते हैं। साथ ही द्विलिंगी की बात की जाए तो सरसों, गुलाब और पिटूनिया ये सभी क्या हैं, द्विलिंगी पादप हैं। पुंकेश्वर में परागकोश में देखिए, पुंकेश्वर में परागकोश होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। परागकणों की अगर बात की जाए जो कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं, तो ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से चलती है। बात करें स्त्री केसर की, तो देखिएगा स्त्री केसर में अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, ठीक है। और बीजांड में मादा युग्मक या फिर जो बीज अंड निर्माण की प्रक्रिया इसमें होती है। बात करें लैंगिक जनन में मादा और नर युग्मक से युग्मनज बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और युग्मनज हमेशा सिंगल के रूप में रहता है, यानी एकल के रूप में पाया जाता है। बात करें परागकण की, तो परागकणों का परागकोशों से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, इसको ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा हो सकता है। उसी पुष्प पर होता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं, और अगर वो अन्य पुष्प पर होता है उसको हम परपरागण कहते हैं। अगर बात करें निषेचन की, तो जो मेल और फीमेल होते हैं युग्मों का युग्मन होता है, से युग्मनज प्राप्त होता है जो कि सिंगल होता है, याद रखिएगा। उससे क्या बनता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है। बात करें अंडाशय से हमेशा फल बनता है और बीजांड से हमेशा बीज बनता है, और बीज में एक भ्रूण होता है, याद रखिएगा। गुद्देदार और रसीले फल होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, और कठोर फल होते हैं वो बादाम और अखरोट होते हैं जो कि कठोर फल के रूप में पाए जाते हैं। बात करें प्रकीर्णन की, तो बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या है, प्रकीर्णन है। यह एक पवन, जल, जंतु द्वारा होता है। साथ ही बात करें पवन द्वारा, तो पवन द्वारा सेहनिज यानी ट्रेमस्टिक और द्विफल यानी मैपिल में पंख मौजूद होते हैं जो कि पवन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उड़ने हेतु इसमें रोम मौजूद होते हैं। कौन कौन में देखिएगा, सूरजमुखी में, ठीक है, ये रोमयुक्त तो होता है फल। मदार आँख है, उसमें भी रोमयुक्त बीज पाए जाते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन के द्वारा उड़ के पहुँचते हैं। बात करेंगे जल के द्वारा, देखिएगा जो नारियल होता है उसमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। आवरण स्पंजी और तंतुमय होता है, याद रखिएगा। नारियल के जो बीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बात करें जंतुओं के द्वारा, तो जंतुओं में यूरेना और जेंथियम पाया जाता है। यूरेना और जेंथियम होते हैं जो कि जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये कांटेदार बीज होते हैं जो यूरेना और जेंथियम होते हैं, और इनमें एक हुक होता है जिससे कि ये किसी जंतु से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए झटके के साथ फटने वाला फल है वो कौन कौन से होते हैं, तो अरंडी और वालसम ये हैं जो कि झटके के साथ एक साथ फटते हैं। साथ ही बात की है पौधों में सुगंध है वो कीट आकर्षण हेतु होती है। साथ ही नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पे होता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर है 13वां जिसका नाम है गति एवं समय। तो जो मार्च पास्ट हम करते हैं सैनिकों की गति होती है वो सरल गति होती है। दौड़ने वाले धावक की जो हाथों की गति होती है वो दोलन गति होती है। चलती साइकिल में जो पैडल की गति होती है वो वर्तुल गति होती है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है वो वर्तुल गति है। झूले की गति है वो आवर्ती गति है। लोलक की गति है वो आवर्तक गति है। सभी घड़ियों में आवर्तक गति पाई जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। लोलक का एक दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। विद्युत सोलह वाली घड़ी होती है वो क्वार्टज घड़ी होती है। आरंभिक थोड़ा परिवर्तन आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है, याद रखिएगा। बात करें समय की तो समय का जो मूल मात्रक होता है सेकंड होता है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये कुछ मूल मात्रक थे। आगे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाहन द्वारा कुल दूरी जो मापी जाती है उसको पथ
मापी कहते हैं, यानी ओडोमीटर के द्वारा ये सब क्रिया की जाती है। और चाल का जो मापन है वो चाल मापी के द्वारा किया जाता है, यानी स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है, जो कि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मापता है। प्रत्येक ओवर में बने रन प्रदर्शित होते हैं वो स्तंभ ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। साथ ही अगर वायु संगठन को अपन को दर्शाना है तो वो उसके लिए हम वृत्त आरेख का यूज़ करते हैं। बच्चों की आयु और भार को जब दर्शाते हैं तो वो रेखा ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात करें क्वेश्चनों की तो मैरी गो राउंड झूले की जो गति होती है वो वर्तुल गति होती है। सीसो झूलों की गति हो वो दोलन गति होती है। विद्युत घंटी के जो हथौड़े की गति है वो दोलन गति होती है। बात करें आवर्तकाल की तो आवर्तकाल होता है वो समय बट्टे दोलन होता है। और देखिएगा इधर अगर हम चाल को ले लें और इधर टाइम को ले लें तो इस प्रकार जो चित्र बनेगा वो क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चाल है वो नियत नहीं है और ये इसी का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 13 था वो हमने पूरा कर लिया है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। कुछ प्रतीक हैं जो कि मैंने लिखे हैं। विद्युत सेल का प्रतीक इस प्रकार का होता है। विद्युत बल्ब का प्रतीक इस प्रकार का होता है। स्विच का प्रतीक ऐसा होता है। स्विच ऑफ होता है तो उसका प्रतीक ऐसा होता है। और बैटरी है उसका चिन्ह इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, और संयोजक तार का एक इस प्रकार से सीधा का चिन्ह होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिएगा कि तार में धारा प्रवाहित से उसका गर्म होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। याद रखिए कोई तार है अगर उसमें धारा बह रही है जिसके कारण वो गर्म हो रहा है, इसी को हम क्या करें, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहेंगे। जैसे हीटर, प्रेस और टोस्टर ये सभी होते हैं वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तारों को जब मिल जाते हैं दो तार तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे प्लस और माइनस का तार है अगर वो आपस में मिल गए तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। अगर आगे बात की जाए तो तारों में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखिए जिसको धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको बताया था हैंस क्रिस्टन ऑरस्टेड ने इस बात को बताया था। जैसे विद्युत घंटी, ठीक है, इसी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है देखिएगा कि विद्युत सेल को में लगी रेखा, विद्युत सेल की जो लंबी रेखा होती है वो हमेशा प्लस के रूप में प्रदर्शित की जाती है। आगे अगर बात की जाए तो विद्युत चुम्बक है वो चुम्बक को आकर्षित करती है। विद्युत ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक, इन सभी की बात की जाए तो ये अल्फा एडिसन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। इन तीनों चीज़ की, विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र और फिर कार्बन प्रेषक। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। उस चैप्टर का नाम है लाइट यानी प्रकाश। चैप्टर नंबर 15 है। देखिएगा प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण या वस्तु द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कहते हैं। वस्तु से परावर्तन प्रकाश जब आंखों में आता है तो हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। अगर बात की जाए समतल दर्पण की तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे होता है, सीधा होता है, बिंब के समान होता है साइज में। ठीक है, दर्पण के बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। जितनी दूर, यानी ये दर्पण है अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है तो फिर उसका प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए पारस्व परिवर्तन होता है। कोई चीज़ अगर ऐसे दिख रही है तो वहाँ पे जाके वो ऐसे, यानी पारस्व परिवर्तन हो जाता है। दाईं चीज़ बाईं दिखती है, बाईं चीज़ दाईं दिखती है। आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है। बात की जाए अवतल दर्पण की तो देखिएगा अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है जिसमें जो बाहर की ओर होती है वो सतह पर पेंटिंग होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है वो, उसकी जो परत होती है वो लेपित होती है किसी पदार्थ से। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा, सीधा, ये सभी प्रकार के प्रतिबिंब हैं जो कि बन सकते हैं अवतल दर्पण से। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। डॉक्टर इसी का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का। टॉर्च, कार, स्कूटर की हेडलाइटों में अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे कि समांतर पुंज प्राप्त किया जा सके हेडलाइट का।
अगर बात की जाए उत्तल दर्पण की, को वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें जो अंदर की तरफ होती है वो पॉलिश होती है, बाहर की तरफ चमकीला सिरा होता है। प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनेगा, इससे छोटा बनेगा, सदैव याद रखिएगा। इसका यूज़ है, इसका उपयोग पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर जो गाड़ियों में लगे रहते हैं उसके रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका है वो दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। तो दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण इसमें बड़ी से बड़ी वस्तु का भी प्रतिबिंब बन जाता है। बात की जाए उत्तल लेंस की, तो वो इस प्रकार का होता है, प्रकाश को अभिसारित करता है यानी एकत्रित करता है। आवर्धन लेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। प्रतिबिंब की बात की जाए तो इसका वास्तविक, आभासी और सीधा और उल्टा किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल आपको सामने दिख रहा होगा, इस प्रकार का लेंस अवतल लेंस होता है। प्रतिबिंब की बात की जाए तो आभासी होता है, सीधा होता है और बिंब की छोटा होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। इंद्रधनुष तब दिखता है जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और न्यूटन की डिस्क होती है वो, से 7 रंग उसमें पाए जाते हैं। यानी न्यूटन की डिस्क की बात की जाए तो उसमें रंग तो 7 होते हैं, अगर आप उसको घुमाओगे तो वो एक सफ़ेद रंग के रूप में प्राप्त होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे केवल सफ़ेद रंग है, तो उस चीज़ को आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस चीज़ से एक परिणाम निकलता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों से बना होता है, 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है 16वां, जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो देखिएगा, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 2003 में अलवड़ जल वर्ष घोषित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय का। बात करें पृथ्वी पर अलवणीय जल लवणीय जल की अपेक्षा 0.006% ही है, याद रखिएगा, बहुत ही कम मात्रा में। जल तीनों अवस्था में मौजूद होता है, यही एक पदार्थ है जो कि इस पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। भूमि जल की बात की जाए तो इसका जो रिसाव है वो अंतस्यंदन कहलाता है। वर्षा जल का जो चरम स्रोत है, याद रखिएगा, सिर्फ वर्षा जल ही है जो जल का चरम स्रोत है। भौमजल विश्व भर की नदियों एवं झीलों के जल से अधिक है। याद रखिएगा, जो भौमजल है वो विश्व की जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, उनसे अधिक है। विश्व में जो कुल जल की मात्रा है वो नियत होती है, ना तो जल कम हो सकता है ना फिर बढ़ सकता है। ठीक है, ये चैप्टर था वो खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो पादप व जंतुओं के मृत शरीर से ह्यूमस बनाने की जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटक कहते हैं, जिसमें देखिएगा फंगी और बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। वन है वो गतिक सजीव इकाई के रूप में हमारे साथ रहते हैं, यानी गतिक सजीव इकाई भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखिएगा, बात की जाए अगर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो शाक वन में निचली परत बनाते हैं। जो शाक होते हैं वो वनों की निचली परत बनाते हैं। वन और वायु जल को शुद्ध और परिशुद्ध करते हैं, यानी वन है वायु और जल को कैसा करते हैं, परिशुद्ध करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 17 था वो समाप्त हो, 16 था वो समाप्त हो गया है। छोटी छोटी बातें हैं इनमें। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पे। देखिएगा, चैप्टर नंबर 18 ये रहा, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक है, तो अपशिष्ट जल होता है उसको जो दूषित होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा था, देखिए जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा था, तो 2005 से 2015 तक का जो टाइम था वो अंतर्राष्ट्रीय दशक था जल के लिए। इसकी थीम थी जीवन के लिए जल। याद रखिएगा, इसकी थीम थी जीवन के लिए जल। जल की अशुद्धियों में बात की है तो अकार्बनिक, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सभी धातु हैं। पोषक तत्वों की बात की है तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं जो कि पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। ठोस मल को अपंजक यानी स्लज कहा जाता है, जो कि खाद की तरह यूज होता है। बात करें मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सफ़ेदा। सफ़ेदा के वृक्ष लगाए जाते हैं इसके चारों ओर, क्योंकि ये जल को बहुत ही ज़्यादा अंदर ज़मीन के से भी सोख लेते हैं। जल को रोगाणुयुक्त करने हेतु यूज़ किया जाता है Cl2 का और O3 का। इन दोनों का यूज़ किया जाता है किसके लिए,
रोगाणु युक्त करने के लिए जल को। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 18 था वो भी पूरा हो चुका है और पूरी रूप से यहाँ पे हमारी जो क्लास 7 थी NCERT की साइंस की, वो भी हमारी पूरी की पूरे नोट्स हमने करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।